अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार जरा मैं गॉस लॉ का रिव्यू करा देता हूँ आपको। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी शेप की कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, ध्यान देना गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस की लगता है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी भी शेप की हो बस क्लोज होनी चाहिए। तो इस क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला नेट फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक एक टर्म को फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्लोज सरफेस के लिए जो एंटरिंग फ्लक्स होता है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं और इमर्जिंग फ्लक्स को अपन पॉजिटिव लेते हैं। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सम करना पड़ेगा। तो जो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी। यहाँ पे ई होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट बोले तो अंदर वाले बाहर वाले सबकी वजह से वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो क्यू होता है वो केवल एल्जेब्रिक सम ऑफ इनर चार्जेस होता है, इसमें आउटर चार्जेस कंसिडर नहीं होते। क्लियर है इतना? अब ये जो फ्लक्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किस किस पे, अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं, अगर आपसे बोल दिया ये क्लोज सरफेस है, मान लो ये क्लोज सरफेस है, यहाँ चार्ज रखा है क्यू, तो इससे कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी। मान लो इससे ये 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आप एक तरह से चार्ज को बल्ब मान लो कि 4 रेज निकल रही हैं। तो इस ये जो सरफेस दिखाई दे रही है आपको S1 क्लोज सरफेस, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, जितनी 4 लाइंस है हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितनी पास हो रही होती है। तो मैं कहूँगा एक तरह से यहाँ पे 4 फील्ड लाइंस की करस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकलेगा। अगर मैं इस तरह की शेप की बजाय मान लो एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस निकाल लूँ, तो चार्ज तो इसके अंदर भी क्यू हो गया, तो इससे भी यही फील्ड लाइंस पास होंगी। इसकी बजाय मान लो किसी और रैंडम शेप का मैं क्लोज सरफेस मान लूँ, इससे भी वही 4 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला जो फ्लक्स है वो केवल इनर चार्जेस के अलजेब्रिक सम पे डिपेंड करता है। इवन इस चीज पे भी डिपेंड नहीं करता कि अंदर चार्ज कहाँ रखा है, क्योंकि अंदर क्यू को कहीं भी रखो यही 4 लाइन निकलेंगी, अगर मैं क्यू से 4 लाइन निकलती हुई मान रहा हूँ तो। क्लियर है? तो ये जो नेट फ्लक्स जो होता है वो केवल क्यू इन पे डिपेंड करता है कि क्यू इन का मैग्नीट्यूड कितना है, अंदर कितना चार्ज रखा है इस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, इनर चार्जेस अंदर कहाँ रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड नहीं करता कि पोजिशन ऑफ इनर चार्जेस कहाँ है। तीसरा, ये जो शेप है हमारे पास, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक लार्ज स्मॉल किसी भी तरह की शेप हो सबके लिए सेम ही आ जाएगा अगर इनर चार्जेस सेम है हमारे पास। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी पूछिए। तो द शेप ऑफ द सरफेस, नो, शेप पे डिपेंड नहीं करता, चाहे जिस तरह की शेप हो, अगर क्यू सेम है इनसाइड तो फ्लक्स सेम होगा। द वॉल्यूम ऑफ द एंक्लोज बाय द सरफेस, नो, वॉल्यूम से भी कोई लेना देना नहीं है, क्यू इन पे डिपेंड करेगा। द एरिया ऑफ द सरफेस, नो, एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, अगर मैं स्मॉल क्लोज सरफेस मानूं या लार्ज क्लोज सरफेस मानूं, लार्ज क्लोज सरफेस का एरिया डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा और फ्लक्स फिर भी सेम ही आएगा अगर क्यू इन सेम है तो। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, यस, इनर चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा।